तो प्राचीन भारत का ये आखिरी चैप्टर है। तो प्रश्न नंबर है आपका 2006। सूची 1, उपलब्धि आविष्कार परिकलन को सूची 2 प्राचीन भारतीय विज्ञान के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची उपलब्ध 1 और सूची 2। तो उपलब्धि आविष्कार परिकलन यानी प्राचीन भारतीय विज्ञान, तो आपको मान करना है इसमें कौन सा सही है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा कालावधि ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी भास्कराचार्य के द्वारा। पाई के मान का परिकलन ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका बुधायना के द्वारा। शून्य अंक की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी, सभी को मालूम है। और सांप और सीढ़ी का खेल किसने दिया था? तो ये दिया था आपका ज्ञानदेव ने। तो आपका मिलान होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा कालावधि ये किसने बताई थी? ये भास्कराचार्य ने बताई थी। पाई के मान का परिकलन किसने बताया था? तो ये बताया था आपका बुधायना ने। शून्य के अंक की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। सांप और सीढ़ी का खेल किसने दिया था? तो ये ज्ञानदेव ने दिया था। तो ये 4 आविष्कार भारत में हुए हैं। अगला प्रश्न 2007। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राजा दिया गया है, सूची 2 में उपाधि, यानी कौन से राजा को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो महापद्मनंद को कौन सी उपाधि दी गई? बिंदुसार को कौन सी उपाधि दी गई? सातकर्णी को कौन सी उपाधि दी गई? और समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई? यह उन्होंने ग्रहण की। तो महापद्मनंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वह की थी सर्व छत्रांतक, यानी कि सब क्षत्रियों का विनाश। तो महापद्मनंद की क्या उपाधि थी? क्षत्रियों का विनाश, है ना। तो वो एक ब्राह्मण था, कौन? महापद्मनंद। तो उसका क्या था? क्षत्रियों का विनाश। तो उसने उसी के ऊपर उपाधि धारण की थी। उसको कौन सी उपाधि थी? सर्व छत्रांतक। तो 1 का 3 हो गया। बिंदुसार, तो बिंदुसार की कौन सी थी? अमित्रघात, यानी कि शत्रुओं का दुश्मन। ठीक है। तो बिंदुसार कौन सा है? शत्रुओं को नष्ट करने वाला, कुछ भी बोलो। तो बिंदुसार की कौन सी उपाधि थी? अमित्रघात। सातकर्णी, तो सातकर्णी की कौन सी उपाधि थी? वह थी आपकी दक्षिणा पथपति। तो सातकर्णी की कौन सी थी? दक्षिणा पथपति। समुद्रगुप्त की कौन सी थी? सर्व राजोच्छेता। तो डी का 1 हो गया। तो आपका कूट कौन सा है? सी। आइए एक बार देखते हैं। महापद्मनंद की उपाधि कौन सी थी? सर्व छत्रांतक। बिंदुसार की अमित्रघात, सातकर्णी की दक्षिणा पथपति और समुद्रगुप्त की कौन सी थी? सर्व राजोच्छेता। तो आपका सी हो गया। अगला प्रश्न है 2008। निम्नलिखित राजाओं तथा उनके समकालीन प्रांतपतियों को सुमेलित कीजिए कुछ भी। तो पुष्यगुप्त वैश्य, तुषार, प्रणदत्त, सुविशाख। तो ये क्या है? गवर्नर हैं और ये राजा हैं। तो कौन से राजा के समय कौन सा गवर्नर था? तो ये आपको मिलान करना है। तो पुष्यगुप्त वैश्य गवर्नर किस राजा के समय था? तो यह था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो पुष्यगुप्त वैश्य गवर्नर किसके समय था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तुषास्प, तो तुषास्प गवर्नर किसके समय था? अशोक के समय। प्रणदत्त, तो प्रणदत्त किसके समय था? स्कंदगुप्त के। सुविशाख किसके समय था? रुद्रदामन के। तो निम्नलिखित राजा तथा उनके समकालीन प्रांतपतियों को सम्मिलित कीजिए। प्रांतपतियों यानी कि गवर्नर। तो पुष्यगुप्त वैश्य किसके समय थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तुषास्प ये किसके समय थे? अशोक के समय। प्रणदत्त किसके समय थे? स्कंदगुप्त के। और सुविशाख किसके समकालीन थे? रुद्रदामन के। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया इसमें डी। अगला प्रश्न 2009। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो कुमार देवी, राजश्री, करुवाकी, मालविका, जी आपको बताना है कौन से वंश से संबंधित है। तो कुमार देवी किस वंश से संबंधित थी? मौखरी वंश से। और राजश्री थी मौर्य वंश से। करुवाकी
करुआ की किससे थी? तो करुआ की थी आपकी, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, सॉरी। तो कुमार देवी थी आपकी गुप्त वंश से। राजश्री, तो राजश्री थी आपकी मौखरी वंश से। करुआ की थी आपकी मौर्य वंश से। और मालविका किससे थी? शुंग वंश से। तो राजश्री कौन थी? हर्षवर्धन की बहन थी, ठीक है। और कुमार देवी रामगुप्त की पत्नी थी। तो कुमार देवी किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। राजश्री किससे संबंधित है? मौखरी वंश से। करुआ की किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। और मालविका किससे संबंधित है? शुंग वंश से। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। अगला प्रश्न 2010, सूची 1 पुरातात्विक स्मारक स्थल को सूची 2 राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पुरातात्विक स्मारक स्थल और राज्य, तो शिशुपालगढ़ कहाँ पे है? तो शिशुपालगढ़ आपका उड़ीसा में। पिपरहवा, तो पिपरहवा आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गोलपाड़ा, तो गोलपाड़ा कहाँ है आपका? असम में। और विष्णुपुर कहाँ है आपका? मणिपुर में। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा उसमें सी। तो शिशुपालगढ़ कहाँ है आपका? उड़ीसा में। पिपरहवा कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। गोलपाड़ा आपका कहाँ है? असम में। और विष्णुपुर आपका कहाँ है? मणिपुर में। तो 2010 का ऑप्शन क्या है? सी। अगला प्रश्न है 2011, सुमेल कीजिए। सैंधव सभ्यता युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चोल धर्म, पालवंशी और चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये किससे संबंधित हैं? तो सैंधव सभ्यता का युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से, ठीक है। चोल धर्म, तो चोल धर्म किसको मानता था? तो चोल धर्म मानता था आपको शैव धर्म को। पालवंशी धर्म, तो पालवंशी धर्म किसको मानता था? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, इन्होंने अंतिम समय में जैन दीक्षा ली थी। किससे? भद्रबाहु से। तो आपको सब मिलान हो गया। आइए कूट भी देश में देखते हैं। तो ये आपकी कूट है, तो आपको कूट होगा ऑप्शन नंबर बी। ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। तो सैंधव सभ्यता युगल समाधान कहाँ से मिला था? लोथल से। चोल धर्म किसको मानता था? शैव धर्म को। पालवंशी धर्म किसको मानता था? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त किसको मानते थे? जैन धर्म को। अगला प्रश्न 2012, मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मिताक्षरा लिखी गई थी आपकी विज्ञानेश्वर के द्वारा। अक्षय नीवी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? एक प्रकार की जमा की गई राशि को क्या कहा जाता था? अक्षय नीवी। अवतारवाद, ये किसे कहा जाता था? श्रीमद् भागवत को। और हेमचंद को क्या थी? परिशिष्ट पर्वन। तो मिताक्षरा किसके द्वारा थी? विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। अक्षय नीवी किसको कहा जाता? एक प्रकार की जमा की गई राशि को। और अवतारवाद ये किसमें आपका? श्रीमद् भागवत में। और हेमचंद के द्वारा क्या किया था? परिशिष्ट पर्वन। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें ए। अगला प्रश्न 2013, तो मिलान कीजिए। नागार्जुन, तो नागार्जुन किससे संबंधित है आपके? तो वह आपके शून्यवाद से। तो नागार्जुन आपके शून्यवाद से संबंधित हैं। फायान, तो फायान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। सुदास कौन था? भरतवंश का राजा था। किसमें? वैदिक काल में, ठीक है। आर्य और नार्यों के बीच जब युद्ध हुआ था तो सुदास किसका था? भरत कबीले का सरदार था। बाण कौन थे? बाण हर्ष के कवि थे। तो आपका इसका ऑप्शन होगा डी। तो नागार्जुन शून्यवाद से संबंधित हैं। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। सुदास कौन था? तो सुदास था आपका भरतवंश का कबीले का राजा। और बाण भट्ट कौन थे? हर्ष के कवि। अगला प्रश्न 2014, तो सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको मिलान करना है। हम्पी कहाँ है? तो हम्पी है आपकी कर्नाटक में। नागार्जुन कोंडा कहाँ है आपका? वो है आपका आंध्र प्रदेश में।
शिशुपालगढ़ कहाँ है आपका? उड़ीसा में। और अरकामेडू कहाँ है आपका? पांडिचेरी में। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? बी। हम्पी कहाँ है आपकी? कर्नाटक में। नागार्जुनकोंडा कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ कहाँ है आपका? उड़ीसा में। अरकामेडू कहाँ है आपका? पांडिचेरी में। अगला प्रश्न 2015। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो संबंध दी गई है और किस समय में उसकी शुरुआत हुई है। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो वही थी आपकी 58 ईसा पूर्व। कभी कभी आपको 57 ईसा पूर्व भी मिलेगा और 58 ईसा पूर्व भी। यह 57 ईसा पूर्व दी गई हुई तो आपको 57 ईसा पूर्व ही लगाएंगे, क्योंकि आप आज से गणना करेंगे तो आपकी 57 ईसा पूर्व ही निकलती है कैलेंडर के अनुसार। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो शक संवत की शुरुआत हुई थी आपकी 78 ईस्वी में। गुप्त संवत की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी आपकी 320 ईसा पूर्व में। कली संवत, तो कली संवत की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी आपकी 3102 ईसा पूर्व में, यानी बहुत पहले। ठीक है, तो इसमें कूट भी नहीं, इसमें कूट नहीं। ठीक है, तो विक्रम संवत की स्थापना कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व या 57 ईसा पूर्व में। शक संवत की स्थापना कब हुई थी? 78 ईस्वी में। गुप्त संवत की स्थापना कब हुई थी? 320 ईसा पूर्व में। और कली संवत की स्थापना कब हुई थी? 31/2 यानी कि 3102 ईसा पूर्व, हड़प्पा सभ्यता से भी पहले। अगला प्रश्न 2016। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, क्या ये सही है? 2, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका सही है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो आपका 2 किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आपका 2 सही है। तो 2 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न है आपका 2017। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लोथल क्या था? एनसीआर डॉकयार्ड था, बिल्कुल बंदरगाह था। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। ठीक है, राजगिरी, तो मिलान करना है आपका, इसमें कौन सा सही नहीं है? तो राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो ये इंग्लिश में दिया गया है, तो हम आपको बताते हैं कि राजगिरी से क्या संबंधित है। तो राजगिरी है गर्म पानी का स्रोत। ठीक है, इसको बोलते हैं एक प्राकृतिक गीजर टाइप का है ना। तो वहाँ पे क्या है? राजगिरी में विभिन्न धर्मों के स्थल हैं। किस किसके? हिंदू धर्म के, जैन धर्म के और बुद्ध धर्म के, तीनों धर्म के हैं। लेकिन इसमें क्या दिया गया है? राजगिरी लर्न कैपिटल ऑफ अशोक। तो अशोक की राजधानी थी राजगिरी? नहीं थी, है ना। उसकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। तो लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, तो लोथल प्राचीन क्या था? बंदरगाह था। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। ठीक है, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो ये तीनों हैं, 1, 2, 4। तो ये किसमें है आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका हिंदी भी हम आपको दिखाते हैं, आइए। अगला प्रश्न है 2018। निम्नलिखित गुणों से कौन से सही सुमेलित है? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, पहला क्वेश्चन आपने देखा इंग्लिश में। दूसरा, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। तीसरा, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो प्रश्न क्या है आपका? कौन सा इसमें सही है? तो लोथल सही है, प्राचीन गोदी क्षेत्र था। सारनाथ का बुद्ध धर्म का प्रथम धर्मोपदेश, यानी प्रथम व्याकरण कहाँ पर दिया था बुद्ध ने? सारनाथ में। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष नहीं था। क्या थी राजगीर? राजगीर एक धार्मिक स्थल है, किसका? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का। और वहाँ पे क्या है? प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्या? राजगीर। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 होगा। तो किसमें है आपका? सी में। अगला प्रश्न 2019। सूची 1 भारतीय राजा को सूची 2 वंश के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भारतीय राजा दिए गए हैं और वंश दिए गए हैं, ये दिए गए हैं आपके। करिकल, रुद्रदमन,
मिलिंद, कनिष्क और शक। तो आपको मिलान करना है कौन सा राजा किस वंश से संबंधित है। तो करिकल, करिकल किससे संबंधित थे? तो वो थे आपके चालुक्य से। रुद्रदामन, तो रुद्रदामन कौन था? तो रुद्रदामन था शक। मिलिंद, मिलिंद कौन था? मिलिंद या मिलिंड, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया यूनानी शासक का राजदूत था। और कनिष्क, कनिष्क कौन था? कुषाण था। तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें सी। तो रुद्रदामन कौन था? तो रुद्रदामन आपका चालुक्य नरेश, वो चोल नरेश था, ठीक है, सॉरी करिकल, करिकल कौन था? चोल नरेश था। रुद्रदामन, रुद्रदामन कौन था? आपका शक राजा था। और मिलिंद, मिलिंद कौन था? आपका बैक्टीरिया यूनानी था। और कनिष्क, कनिष्क कौन था? कुषाण था। अगला प्रश्न 2020, ठीक है, 2020 ही चल रही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 राजा, सूची 2 चित्र। तो शशांक, खारवेल, सिमुक, भास्कर बर्मन, ये आपको बताना है कौन किससे कहाँ से संबंधित है। तो शशांक कहाँ से संबंधित था आपका? तो शशांक था बंगाल से, ठीक है, सेन वंश का राजा था। कौन? शशांक। खारवेल, तो खारवेल कहाँ संबंधित था? उड़ीसा से, ठीक है, जिसके द्वारा आदिगोपा अभिलेख बनाई गई। सिमुक, सिमुक कहाँ से संबंध था? महाराष्ट्र से। और भास्कर ब्राह्मण कहाँ से संबंध था आपका? वो था आपका असम से। तो शशांक कहाँ संबंध था आपका? पश्चिम बंगाल से। खारवेल कहाँ संबंध था आपका? उड़ीसा से। सिमुक कहाँ से संबंधित था आपका? महाराष्ट्र से। भास्कर ब्राह्मण कहाँ से संबंधित आपका? असम से। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी। 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न, इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बड़ा प्रश्न है। नंबर 1, इसकी पंक्ति 15 कोटा परिवार के एक राजा को बंदी बनाने का निर्दिष्ट करती है। बी, यह गुप्त साम्राज्य को विविध राजनीतिक संबंधों के एक जटिल जाल के अधिक केंद्र के रूप में स्पष्टता प्रस्तुत करता है। सी, इसकी पंक्ति 23 क्या है? आर्यावर्त के बहुत से राजाओं का समुद्रगुप्त द्वारा सिंहासन पूर्व विनाश किए जाने को निर्दिष्ट करती है। पंक्ति नंबर 20, गुप्त राजा को कर देने वाले और इसका आदेश पालन करने वाले शासकों को निर्दिष्ट करती है। तो प्रश्न क्या है आपका? इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति में यानी पंक्ति, वहाँ में जो क्रम बाई क्रम संख्या लिखी गई है, तो उस पंक्ति का क्या अर्थ है तो वो आपको बताना है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कथन कौन सा सही है? वो कथन आपका डी। इसकी पंक्ति 20 में क्या दिया गया है? गुप्त राजा को कर देने वाले और इसका आदेश पालन करने वाले शासकों को निर्दिष्ट करती है। कौन सी? पंक्ति नंबर 20 किसकी? इलाहाबाद प्रशस्ति की। तो 2021 का ऑप्शन क्या हो गया? डी। अगला प्रश्न 2022, निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालानुक्रम क्या है? महरौली स्तंभ अभिलेख, अपसद अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, एओल अभिलेख। तो नीचे दिए गए आपको कूट कर बताना है। तो प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालानुक्रम क्या है? यानी कि सबसे पहला कौन सा अभिलेख की रचना हुई थी? तो सबसे पहले किस अभिलेख की रचना हुई थी? वह हुई थी आपकी इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की। उसके बाद हुई थी आपकी महरौली स्तंभ लेख की। फिर उसके बाद आपकी हुई थी एओल अभिलेख की। उसके बाद आपका आखिरी बचा कौन सा? अपसद अभिलेख की। तो आपका कूट है इसमें 3, 1, 4, 2। आइए फिर देखते हैं। तो पहला कौन सा है आपका? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख 1। उसके बाद आपका कौन सा है? महरौली स्तंभ लेख 2। फिर कौन सा है? तीसरा है ना, चौथा एओल अभिलेख। तो ये कौन सा है? तीसरा इसके कालक्रम में। उसके बाद अपसद अभिलेख, तो ये आपका चौथा। तो पहले सबसे पहले इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, फिर आपका महरौली स्तंभ अभिलेख, उसके बाद एओल अभिलेख, उसके बाद आपका अपसद अभिलेख। तो ये आपके कालक्रमानुसार सही लगे। अगला प्रश्न आपका 2023, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। तो किसने दिया था?
तो प्रश्न क्या है, निम्न में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल, सौराष्ट्र तब किसमें था, गुजरात राज्य में, आज भी है, तो सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया था। किन कौन ने दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था, अशोक ने दिया था, रुद्रदामन ने भी दिया था और स्कंदगुप्त ने भी दिया था। तो ऑप्शन नंबर है आपका डी, चारों ने दिया था पर्याप्त धन, किसके लिए, जल संसाधन व्यवस्था के लिए। अगला प्रश्न 2024, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। सोने के सिक्के सबसे पहले आए, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के सबसे पहले आए, लोहे का हल सबसे पहले आया, कि नगर संस्कृति सबसे पहले आई। तो आपको बताना है कि आने का सही कालक्रम क्या है। तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ था। उससे पहले भी थे पाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले नगर संस्कृति दी गई है, तो ये किसमें है आपका, CD में। उसके बाद क्या आया था आपका, तो उसके बाद आपका आया था लोहे के हल। तो लोहे के हल किस काल में आए थे, वैदिक काल में, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में तो कोई इसका प्रमाण बनता नहीं है लोहे का, तो कब आए थे, ये वैदिक काल में। उसके बाद क्या आए आपके, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, यानी कि चांदी के सिक्के प्रचलन में आए। उसके बाद आखिरी में किसके सिक्के प्रचलन में आए, सोने के, ठीक है। तो आपका हो गया 4 3 2 1, किसमें आपका, डी में, तो डी लगाओ। तो सबसे पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे के हल, फिर आपके आहत माने चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। अगला प्रश्न आपका 2025, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, फायान, इत्सिंग, मेगास्थनीन, हुएनसांग। तो उनके आगमन का सही कालक्रम आपको लगाना है कि सबसे पहले कौन आया और सबसे आखिरी में कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया था, मेगास्थनी, ये किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इसने क्या लिखी थी, इंडिका लिखी थी। उसके बाद फिर कौन आया, फायान आया, फिर कौन आया, फिर हुएनसांग आए, उसके बाद आखिरी में इत्सिंग आए। तो सबसे पहले मेगास्थनी, उसके बाद फायान, फिर हुएनसांग, उसके बाद इत्सिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर है ए, 3 1 4 2। तो सबसे पहले मेगास्थनी, फिर फायान, फिर हुएनसांग, उसके बाद इत्सिंग। अगला प्रश्न आपका 2026, निम्नलिखित चित्रकारों में कौन से चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित हैं। रामानंद चटर्जी, राजा रवि वर्मा, नंदलाल घोष, MF हुसैन। तो 2 और 4, 1 और 2, 1 और 3, 3 और 4, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित चित्रकारों में कौन से चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित हैं। तो कौन से संबंधित हैं, तो वह हैं आपके रामानंद चटर्जी और नालंदा घोष। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। तो कौन से चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित थे, तो रामानंद चटर्जी और नंदलाल घोष। अगला प्रश्न 2027, निम्नलिखित को उनके प्रारंभ होने के कालक्रम के नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही व्यवस्थित कीजिए। तो कली संवत सबसे पहले हुई, गुप्त संवत, शक संवत, विक्रम संवत। तो पहले इससे पहला प्रश्न था, उसमें क्या थी, उसमें तिथि दी गई थी, इसमें तिथि नहीं है। तो आपको बताना है सबसे पहले किस संवत का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले कौन संवत थी आपकी, वह थी आपकी कली संवत। कब हुई थी, 3102 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद किसकी संवत स्थापना हुई थी, फिर हुई थी आपकी विक्रम संवत की। तो कब हुई थी, 57 ईसा पूर्व या 58 ईसा पूर्व में। तो आपका 1 और 4 मिल गया किसमें, सी में। उसके बाद शक संवत की स्थापना हुई थी कब, 78 ईसा पूर्व में। उसके बाद गुप्त संवत के 320 ईसा पूर्व में। तो आपकी सबसे पहले कली संवत, फिर विक्रम संवत, फिर शक संवत, उसके बाद गुप्त संवत। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया इसमें कौन सा, सी।